नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि यहां पर गिरावट अब भी जारी है। करीब 38% की गिरावट हमने पिछले क्वार्टर में आते हुए देखी है और जुलाई की शुरुआत आपकी स्क्रीन पे है। करीबन 1% की मंदी के साथ कारोबार 71 के नीचे अब हम यहां पर फिसलते हुए नजर आए हैं प्राइसेस के तौर पर। हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र रेंजा जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। कतर में बात हुई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर खोला जाएगा, पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन की यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं। जो भी खबरें हमने यहाँ पर US, ईरान, कतर से आती हुई देखी हैं, सारी की सारी क्रूड प्राइसेस को ईज करती हुई दिखी हैं। आप इन सबको कैसे रीड कर रहे हैं? आपकी अब सेंस यहाँ पर प्राइसेस में क्या है? मनीषा, अगर आप देखते हैं जो काफी लंबे समय के बाद जो है बाजार को लगा कि भाई ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, बातचीत हो रही है और बाजार भी इस नतीजे पर पहुंचा है कि अमेरिका तो युद्ध से निकलना चाहता है, वहां से और ईरान जो है कहीं ना कहीं उसको भी लगता है कि इसमें अगर जो समझौते को और आगे बढ़ाता है तो उसका भी फायदा है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था बहुत जर्जर है। और दूसरा जो उनको बात हो रही है कि इतना पैसा मिल जाएगा, उनकी जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो उसमें उनको काफी पैसा मिल जाएगा और कुल मिला के उनकी अर्थव्यवस्था जो है ग्लोबली मेन स्ट्रीम हो जाएगी, उसको भी उनको फायदा नजर आया। हालांकि जिस हिसाब से नेगोशिएशंस अमेरिका कर रहा है उसमें काफी कमजोरी है और ईरान जो है वो काफी हावी है और बहुत अच्छी नेगोशिएशंस कर रहा है और ईरान धैर्य दिखा रहा है। उसको लगता है अगर 1 साल भी लगता है, 1.5 साल भी लगता है तो कोई बात नहीं है, दे कैन अफोर्ड इट। लेकिन अमेरिका को थोड़ा जल्दी है क्योंकि वहाँ संसद के चुनाव भी होने वाले। लेकिन बाजार ये मान के चल रहा है कि कुल मिलाकर के अब पूरा फुल फ्लेजेड वॉर तो दोबारा नहीं होगी। हालांकि बीच बीच में छोट-पोट घटनाएं होती रहेंगी, बॉम्ब भी फेंके जा सकते हैं, हवाई हमले भी, ये सब चलेगा अभी। लेकिन बाजार ये मान के चल रहा है कि भाई दोनों देश जो है काफी हद तक इस पर राजी हैं और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है दोबारा बंद नहीं होगा और आवागमन वहां से आप देख रहे हैं कि तेल का शुरू हो चुका है। हालांकि ज्यादातर जो टैंकर आ रहे हैं या जा रहे हैं वो ओमान की तरफ से जा रहे हैं, ओमान से फट के निकलते हैं, वो भी ईरान साइड से नहीं निकल रहे हैं क्योंकि वहां पे माइंस भी बिछी हुई है। लेकिन कुल मिला के एक उत्सव जैसा माहौल आ गया है। ये जितने भी तेल का बाजार है उसमें उत्सव का माहौल जो हमेशा होता है, जब बहुत ज्यादा संकट होता है, बहुत परेशानी है, उसके बाद थोड़ी सी भी राहत दिखे तो मन के अंदर उत्सव आता है। तो ये बाजार के अंदर ये उत्सव जैसा माहौल दिख रहा है, उसकी वजह से कीमत नहीं जा रही है। अभी ये डिमांड एंड सप्लाई या रियलिटी को पूरी तरह वो नहीं करा। मुझे लगता है बाजार जो है जरूरत से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गया है, आशावादी हो गया है। हालांकि जो अभी नेगोशिएशन जो जमीनी हालात है वो इतने पॉजिटिव नहीं है जितना बाजार में, लेकिन बाजार ऐसे ही रिएक्ट करता है। फिलहाल बाजार को लगता है कोई अड़चन होने वाली नहीं है, लिहाजा कीमत आप देख रहे हैं लगातार नीचे रही। अगर आप देखें क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करें जनवरी से लेके मार्च और उसके बाद इस क्वार्टर को, तो कीमतें 40% के करीब नीचे आ गई हैं। अगर आप ये $40, अगर आप इसे कंपेयर करें 2008 जो बहुत बड़ा जो आर्थिक मंदी का समय आया था उससे कंपेयर लगभग वही हालात है। लेकिन मुझे लगता है ये पॉजिटिव सेंटीमेंट से है, उत्साह किसको लेकर के हैं। हालांकि प्राइसेस दोबारा रीअलाइन होंगी, $75 के आसपास स्टेबलाइज होंगी, क्योंकि अमेरिका में जो संसद के चुनाव आएंगे उस समय $75 के आसपास रहनी चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी और कीमत भी नीचे जा सकती है। उत्साह के अंदर आमतौर से जो जजमेंट होता है, जब आप बहुत दुखी होते हैं या बहुत उत्साह होता है तो जजमेंट हमेशा जो आपका गलत होता है। तो ये जजमेंट है, तो इसलिए मुझे लगता है अभी जो है मार्केट का ये फैसला, अभी और कीमत नीचे जा सकती है। हो सकता है 65 भी पहुंच जाए, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन जो ये ना डिमांड सप्लाई रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये कुल मिलाकर के आज की तारीख में आशावाद, ऑप्टिमिज्म और उत्साह को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस वजह से कीमत नीचे है। दैट पॉइंट इज़ वेरी वेल टेकन। नरेंद्र जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो जैसे कहा गया कि बाजार फिलहाल बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म पे चल रहे हैं। पूरी वॉर यहाँ पर फिर से फुल फ्लेजेड नहीं लौटेगी, उसका एक ऑप्टिमिज्म बाजार में है जो हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा भी है। हमारे साथ केडिया एडवाइजरी से अजय केडिया भी जुड़ चुके हैं। अजय, आपको कैसे लगते हैं प्राइसेस यहाँ पर क्रूड के अब? नमस्ते महेश जी। देखिए, कच्चे तेल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 80 के नीचे जल्दी नहीं जाएगा। जिस ढंग से हम देख रहे थे कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमले हुए हैं, अगर शॉर्ट आउट भी होता है तो वहां से हम थोड़ी सी बाइंग लौटते हुए देखेंगे। बट जिस ढंग से मार्केट में फॉल हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे ओपेक से जो कंट्रीज निकल रही है, जैसे हमने यूएई का देखा या अभी इराक का देख रहे हैं, तो वहां पे सप्लाई बढ़ते हुए आएगी। जैसे नरेंद्र जी ने भी कहा, आज ईरान पे सेक्शन हटता तो ये सप्लाई मार्केट में आती हुई दिखाई देगी। तो मुझे लगता है अभी थोड़ा सा बहुत अर्ली होगा बोलना।
बट यस, ओवरऑल जो हम लोग पहले देख रहे थे कि 70 के नीचे या 65 का भाव हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आते हुए देखेंगे, बट जिस तरीके से ये फॉल बैक आया है, मुझे लगता है 70 के नीचे एक बार 67, 68 के करीब जाएगा, बट सस्टेन इसलिए भी नहीं करेगा। एसपीआर होल्डिंग अगर आप देखोगे तो वहां पे 1983 के बाद का लोवेस्ट लेवल हम पहुंच चुके हैं। तो अल्टीमेटली जैसे से नीचे जाएगा वहां पे बाइंग भी वापस लौटती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिला के अभी थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा, बट यस, वी कैन सी प्राइसेस मूविंग टुवर्ड्स $62-64, या इन शॉर्ट बोल सकते हैं 65 के नीचे भी ब्रेंड सेकंड हाफ में हम आते हुए देखेंगे। अजय, साथ ही साथ गोल्ड एंड सिल्वर में अब यहाँ पर क्या राय है? बिकॉज 4000 के नीचे सोना फिसला, चांदी यहाँ पर ऑलमोस्ट 56-57 जाके आई, लेकिन उन डिप्स पे खरीदारी लौटती हुई वापस नजर आई है। क्या हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बना रहे हैं या फिर आपको लगता है कि कंसोलिडेशन रेंज में ये अटकेगा? तो वी वर एक्सपेक्टिंग के 4100 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो 3500 के नंबर्स भी हम देख रहे थे। बट जिस ढंग से जो 40% की कच्चे तेल में फॉल आई थी, और कल हमने फेड चेयरमैन से जो स्पीच भी आती हुई देखी, वहां पे भी ये पॉइंट आउट हुआ है कि जो पहले इन्फ्लेशन का कंसर्न था वो काफी हद तक कम हो चुका है। बट दैट डजंट मीन्स कि ये बहुत ही बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। यहाँ से टेक्निकल एक रिट्रेसमेंट मिलेगा अनलेस एंड अंटिल 4280, 4300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है। कांट से कि अभी तक हम बहुत बड़ी बाइंग में आ जाएंगे, वो अक्टूबर के बाद दिखेगा। बट यहाँ से मुझे लगता है कि $150-200 का तो एटलीस्ट तेजी हम गोल्ड इंटरनेशनल में देख पाएंगे। चांदी अच्छा है, $60 के ऊपर इस वक्त मेंटेन है। वी वर एक्सपेक्टिंग $53-54, 56 से मार्केट घुमा है। 60 के ऊपर मुझे लगता है मार्केट 64 से लेकर $67 तक का लेवल दिखा सकता है। तो टेम्पररी यस, अगले हफ्ता 10 दिन मुझे लगता है मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। हाँ, शाम के जो डेटा सेट है या अभी जॉब डेटा कैसे मूव करेंगे, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। बट सबसे बड़ा जो कंसर्न था इन्फ्लेशन का, वो काफी हद तक कम हुआ। तो एग्रेसिव रेट हाइक की जो कंसर्न थे वो कुछ हद तक कूल ऑफ होंगे। तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लग रहा है। गोल्ड लेट्स से 4250 तक का एक जंप, और चांदी में 67 से $68। चांदी ज्यादा स्ट्रांग दिख रही क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो 72 का हाई लगाकर अब नीचे आ रही है। तो नीचे में 62 तक, 63 तक भी अगर आता है तो चांदी आउट परफॉर्म कर सकती है जुलाई मंथ के अंदर। ऑलराइट, तो चांदी के यहाँ पर बेहतर चांसेस हैं यहाँ पर आउट परफॉर्म करने के। चांदी का उछाल भी हमने काफी स्ट्रांगली यहाँ पर वापस लौटता हुआ देखा है। 60 के ऊपर के स्तर फिलहाल यहाँ पर फिर से बनते हुए ऑलमोस्ट 2% की तेजी के साथ कारोबार। लेकिन अब आपको एक और खबर की तरफ ले चलते हैं, और MCX की तरफ से हमने और एम्पैनलमेंट्स आते हुए देखे हैं इंडिया गुड डिलीवरी के लिए। हमारे साथ इसी खबर पर बात करने के लिए MCX के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बुलियन एंड चीफ बिजनेस ऑफिसर शिवांशु मेहता जुड़ रहे हैं। शिवांशु, कंग्रेचुलेशंस आर इन ऑर्डर, बिकॉज काफी समय से इंडिया ये लिस्ट बढ़ने की इंतजार ही करता है, एंड आई एम अज्यूमिंग काफी स्ट्रिंजेंट चेक्स और क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस के बाद हम यहाँ पर ये मेंबर्स ऐड होता हुआ देखते हैं। एज ऑफ नाउ टोटल क्या मेंबर्स हैं, नए कौन से मेंबर्स हैं, और आगे जाकर क्या प्लान्स हैं? थैंक यू मनीषा। देखिए, MCX गुड डिलीवरी नॉर्म्स को हमने 2021 में लॉन्च किया था, और 4 डिफरेंट राउंड्स ऑफ एम्पैनलमेंट्स हुए हैं। और ये 3 नए डोमेस्टिक रिफाइनर्स, टॉप क्वालिटी रिफाइनर्स, आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल ऑडिट, इन्हें एम्पैनल किया गया है, टेकिंग द ओवरऑल लिस्ट टू 7। एंड मोर इम्पोर्टेंटली मनीषा जी, इसमें हमने अब सारे जो बुलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें MCX GD नॉर्म्स के तहत ओपन कर दिया है, considering the vision of the country that recycling needs to be promoted further, and lesser dependence on imports alone. So जो हमारा 100 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर शुरू में हमने ये GD नॉर्म्स लागू किए थे, उसके अंदर लगभग 20 टन के करीब डोमेस्टिक रिफाइंड गोल्ड 20,000 crores वैल्यू का डिलीवर हो चुका है। और अब हम चाहते हैं कि फर्दर, बिकॉज हमारे प्लेटफॉर्म पे स्पॉट टू फ्यूचर्स इंटीग्रेशन देखी जाती है, और डोमेस्टिक रिसाइकलिंग जितना बढ़ेगी उससे इंडिया की जो मार्केट्स हैं वो और लिक्विड और सुधरेंगी, और इंडिया धीरे धीरे ग्लोबल बेंचमार्क की तरफ बढ़ेगा। इसके चलते हमने 1 kg कॉन्ट्रैक्ट को भी इसके अंदर अलाउ कर दिया। शिवांशु, जैसे हम बात कर रहे हैं, मुझे मैसेज आया आपसे ये पूछने के लिए कि जब हम निवेश की बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड में, उसके बीच में MCX किस तरह का यहाँ पर रोल निभा सकता है? क्लियरली जब हम बात करते हैं कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, ये सारे तरीके हैं यहाँ पर गोल्ड खरीदने के, उसमें एक फ्यूचर्स भी हम डालते हैं कि आप MCX में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में यहाँ पर गोल्ड ले सकते हैं। लेकिन क्या एक बेहतर निवेश इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसे कैसे देखना चाहिए? SIPs की बात हमने पहले भी करी है कि एक तरीका यहाँ पर रह सकता है। कैसे देखेंगे आप उस कैटेगरी को यहाँ पर इन्वॉल्व करने का? जी हाँ, बिल्कुल।
I think one of the primary objectives of an exchange platform is obviously risk management, but the other side is to create एक organized asset class. तो हम इस बारे में शुरू से cognizant रहे हैं. हमारे पास पूरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, 1 ग्राम से 8 ग्राम, 10 ग्राम, और अभी रिसेंटली हमने चांदी में भी 100 ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है. तो ये सब रिटेल निवेशकों के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड और एक क्वालिटी एश्योर्ड बुलियन लेने का एक जरिया भी है ये प्लेटफॉर्म. एक साइड पे ज्वेलर्स यहाँ पे हेजिंग करते हैं, डिलीवरी लेते देते हैं बुलियन ट्रेडर्स. तो वैसे ही आपकी बात सही है, रिटेल निवेशक इसका प्रयोग करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी. और क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो लिक्विडिटी है बार एंड कॉइन प्रोडक्ट्स में, वो 6 महीने तक देखी जाती है. तो जो चौथा, पांचवा, 6वां महीना एसेंशियली है, उसको रिटेल निवेशक उनकी पेट्रनेज उसे प्राप्त है. और इसके अंदर क्वालिटी एश्योर्ड गोल्ड आता है, काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है, एक्सचेंज अप्रूव्ड रिफाइनर्स का ही गोल्ड आता है और ऐसे सर्टिफिकेट के साथ आता है. तो ये सारी इनेबलमेंट्स जो हैं वो रिटेल निवेशकों के हित में जाती है और हम इसमें आगे भी कमिटेड रहते हैं. शिवांशु, एक और चीज़ यहाँ पर है जो मार्केट्स देख रही हैं, वो है प्राइस डिस्पैरिटी, और वो होनी भी है बिकॉज इंडियन मार्केट्स में डिमांड नहीं है, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ चुकी है. पीएम की तरफ से वो क्लैरियन कॉल है कि सोना ना इंपोर्ट करें. तो जो ये इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड प्राइसेस हैं और जो इंडियन मार्केट्स में गोल्ड प्राइसेस हैं, उसमें जो डिस्पैरिटी है उसे आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक डोमेस्टिक फंडामेंटल्स का सवाल है, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है इंपोर्ट की. इंडिया एक बहुत बड़ी कंजम्पशन की मार्केट है. और आपने देखा होगा पिछले साल अक्टूबर से जनवरी फरवरी के पीरियड में इंटरनेशनल मार्केट्स भी ऊपर नीचे हुए. बट आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ रेगुलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स कंपल्सरी डिलीवरी नेचर के हैं. तो डिलीवरी के जरिए, और ये स्टेप जो हमने लिया है, ये भी इसके जरिए भी एक बेहतर स्पॉट और फ्यूचर्स का तालमेल होता है, क्योंकि लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. इनके अंदर सारी चौतरफा पार्टिसिपेशन है, फ्रॉम रिफाइनर्स टू बुलियन ट्रेडर्स, importers, domestic refiners, ज्वेलर्स. तो उसके चलते ये जो डिस्पैरिटीज का अगर कोई बेस्ट संगम है तो वो यहाँ मिलता है. बिकॉज अल्टीमेटली प्रूफ ऑफ द पुडिंग ये है कि वो कंपल्सरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. तो इसके अंदर 3 तरीके की हेजिंग होती है, करेंसी की भी, इंटरनेशनल प्राइसेस की भी, और कस्टम ड्यूटी टैरिफ की भी. तो इसके चलते अगर डिस्पैरिटी आती भी है तो आपने देखा होगा कि अल्टीमेटली डिलीवरीज एक्सचेंज के ऊपर रोबस्ट रही हैं. फरवरी महीने में भी जब हम बात कर रहे हैं तो उस समय गोल्ड की, मुझे याद है, 5.5 टन की डिलीवरी हुई थी. सो आई थिंक ये जो कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन है, इट टेक्स केयर ऑफ दोस थिंग्स. मनीषा जी, पॉइंट टेकन. शिवांशु, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम चीज़ें शेयर भी करने के लिए. एंड कंग्रेचुलेशंस येट अगेन आपको भी और पूरी टीम को, और एब्सोल्युटली बुलियन एज एन इंडस्ट्री को, क्योंकि जिस चीज़ की बात हम यहाँ पर इतने समय से करते रहे हैं, इतने सालों से करते रहे हैं, वो नोन नेम्स यहाँ पर एज डिलीवरी के हिसाब से यहाँ पर एक्सचेंज के साथ जुड़ना, ऑफ कोर्स उन सब के लिए भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है. वेल, ये तो एक बहुत बड़ा स्टेप यहाँ पर एमसीएक्स की तरफ से आता हुआ, जहाँ पर हमने नए एम्पैनलमेंट्स आते हुए देखे हैं और इंडियन नेम्स यहाँ पर और जुड़ते हुए नजर आए हैं. और जैसे शिवांशु हमें कह रहे थे कि अब ये संख्या, ये लिस्ट बढ़कर अब 7 हो चुकी है. वेल, आगे बढ़ेंगे और बात अभी यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी उठापटक है. जिस तरह के सोइंग के नंबर्स हमने आते हुए देखे हैं, थोड़े से यहाँ पर कंसर्निंग हैं. सोपा के ईडी डीएन पाठक हमारे साथ हैं. मिस्टर पाठक, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. बारिश जून में तो काफ़ी डिसमल रही, जुलाई की शुरुआत अच्छी है, लेकिन क्या वो भरपाई हो पाएगी या नहीं? लेकिन जिस तरह के हमने सोइंग नंबर्स देखे हैं, आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो क्योंकि मानसून थोड़ा लेट था, तो जो सोइंग नॉर्मली 15-20 जून को शुरू होती है, वो थोड़ा लेट शुरू हो पाई. लेकिन अगर जैसी बारिश अभी हम रोज देख रहे हैं, जैसे इंदौर और मध्य प्रदेश में कल भी बारिश हुई, आज भी सुबह बारिश हुई, तो मुझे लगता है कि अगर इसकी भरपाई हो जाएगी तो सोइंग नंबर्स जो मैं सोच रहा था कि पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा होंगे, वो शायद हम अचीव कर पाएंगे. महाराष्ट्र में थोड़ा कंसर्न है, वहाँ पे कहीं कहीं बारिश की अभी भी बहुत कमी है. तो अगर वहाँ भी अगले 1 हफ्ते में पानी आ जाता है तो सोइंग नंबर्स हम पिछले साल के मुकाबले अचीव कर पाएंगे, बल्कि थोड़ा ज़्यादा भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि किसान इस बार सोयाबीन की तरफ अट्रैक्टेड हैं बिकॉज ऑफ कॉर्न प्राइसेस बीइंग वेरी डाउन, जहाँ उन्होंने पिछले साल शिफ्ट किया था. सो मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अगर बारिश का और मानसून का हाल ऐसा ही रहा जैसा अभी चल रहा है, तो थोड़ा क्रॉप थोड़ी लेट होगी. लेकिन कितनी विंडो आप देखते हैं मिस्टर पाठक? क्या विंडो देखेंगे आप? कब तक आपको लगता है कि 15 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई, कब तक आपको लगता है कि एक नंबर्स सेट होते हुए नजर आएंगे बुआई के?
देखिए इस बार एक चीज है मनीषा जी, एक अधिक मास भी था इस बार, तो एक महीने लेट तो वैसे भी ये सब कुछ चल रहा है। तो मुझे लगता है 15-20 जुलाई तक सोइंग पूरी हो जानी चाहिए। जैसे बारिश की जो अभी खबर आ रही है आईएमडी से भी और आप सबसे भी, वो ये है कि जुलाई में बारिश अच्छी रहेगी। तो सोइंग मुझे लगता है 15-20 जुलाई तक भी अगर होगी तो थोड़ा क्रॉप थोड़ी लेट रहेगी, लेकिन क्रॉप बुआई पूरी हो जाएगी। मुझे पूरा उम्मीद है कि बुआई पूरी हो जाएगी इस साल। जो नंबर्स हमको चाहिए वो सोयाबीन में हो जाएंगे। आगे 90 दिन मानसून कैसे बिहेव करती है उस पर डिपेंड करे, क्रॉप की हालत क्या रहेगी, ईल्ड कैसे आएगी, और उस पर अभी कमेंट करना थोड़ा मुश्किल प्रीमेच्योर है। मिस्टर पाठक, मुझे याद है लास्ट टाइम आपसे जो कॉन्वर्सेशन हुई थी वो मील के ऊपर हुई थी और उसके बाद काफी लोगों ने उसके फॉर एंड अगेंस्ट यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट्स दिए हैं। आपका स्टैंड उसको लेकर अब क्या है? मेरा स्टैंड बिल्कुल वैसा ही है, कंसिस्टेंट है कि मील इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और जैसे लोग बात कर रहे थे उस वक्त कि अभी 80,000 90,000 भाव होने वाला है, आपने देखा कि भाव 75-76 तक जाके वापस आ गया है। अभी 70 से नीचे है सोयाबीन का भाव, जिससे किसान भी खुश है और पोल्ट्री को भी कोई तकलीफ नहीं है। और मैं इसको फिर रिएटरेट करता हूँ कि सोयाबीन मील की जो सप्लाई है वो पोल्ट्री के हिसाब से कम नहीं है, तो भाव के ऊपर इंपोर्ट करना कोई सेंस नहीं बनती है। हमारा किसान अमेरिका के किसान से, ब्राजील के किसान से मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए इंपोर्ट सोयाबीन मील का, जीएम सोयाबीन मील का नहीं होना चाहिए। पॉइंट टेकन। मिस्टर पाठक, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। मील के ऊपर स्टैंड काफी कायम है और जहां तक बुआई की बात है 15-20 जुलाई तक यहां पर इंतजार करना चाहिए, तब हम एक फाइनल नंबर्स यहां पर आता हुआ देखेंगे। लेकिन एक बार स्क्रीन पर आपकी मेटल्स लेके आना चाहेंगे और अजय का उसके ऊपर रिएक्शन लेना चाहेंगे, क्योंकि मेटल्स जून के महीने में गिरावट दिखाते हुए नजर आए हैं। जुलाई की शुरुआत यहाँ पर ऑन द वीकर साइड फिर से हुई है। मुझे याद है अजय, आपने लास्ट टाइम भी मुझे कहा था कि थोड़ी सी बिकवाली यहाँ पर और की जा सकती है। जिस तरह के करंट लेवल्स हैं, मल्टी मंथ लोज अब यहाँ पर बन रहे हैं। कॉपर में कल 2% की गिरावट देखने को मिली, एल्यूमिनियम मल्टी मंथ लोज पे है, आयरन ओर का वही हाल है, स्टील यहाँ पर 1 साल के लोज के आसपास चला गया है। कैसे देखेंगे ओवरऑल मेटल पैक को जुलाई के लिए? जुलाई के लिए मुझे लगता है मार्केट में अब रिकवरी बननी चाहिए। मई में हमने देखा सल्फ्यूरिक एसिड वाली जो कंसर्न्स थे और सप्लाई कंसर्न्स के चलते हमने अच्छी खासी तेजी देखी। जून में वो वाइप आउट होते हुए दिखाई दी है। स्टील को लेकर अभी भी कंसर्न्स है, बट देयर आर सर्टेन कमोडिटीज व्हिच लुक्स वेरी अट्रैक्टिव लाइक कॉपर। करंटली अभी जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 1270 चल रहा है। आई थिंक 1260 1255 इज गुड टू बाय। 1220 के नीचे जाता हुआ दिख रहा नहीं, बट यस वी कैन सी अ शार्प मूवमेंट इन कॉपर। जो 1320 तक के लेवल हम जुलाई मंथ में आते हुए देखेंगे। जिंक के अंदर भी हमने अच्छा खासा फॉल देखा, जो सरप्लस था वो काफी हद तक कम हुआ है। यहाँ पे जो ओवर रिएक्टेड था मई मंथ का, वो हमने जून में निकलते हुए भी देखा है। यहाँ से मुझे लगता है 355 के करीब लेके चलिए, 348 के स्टॉप लॉस से 370 तक के लेवल हम जुलाई में फिर से देखेंगे। एल्यूमिनियम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज 397 पे एक हार्मोनिक पैटर्न भी बनते हुए देखा और साथ में सप्लाई कंसर्न्स था। बट जिस ढंग से अब सीज फायर के बाद सप्लाई मूवमेंट, थोड़े बहुत मोमेंटम स्टार्ट हो चुके हैं, आई डोंट थिंक ये प्राइजेस 320 के नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे भी 327 तक लीजिए, 320 के स्टॉप लॉस से रिट्रेसमेंट रहेगा, बट लिमिटेड रहेगा, क्योंकि अगेन चाइना के पास सप्लाई ठीक ठाक रहेगी। तो 340 से 345 तक का लेवल हम एल्यूमिनियम, कुल मिलाकर जुलाई मंथ बेस मेटल के लिए अच्छा ट्रेड होता हुआ दिखेगा। ऑल राइट, तो जून में जिस तरह की डिस्पैरिटी थी, गिरावट थी भावों में, तो जुलाई वो शायद कवर करता हुआ नजर आएगा। तो खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज और कॉल्स अब यहाँ पर हम सभी मेटल्स में जुलाई के लिए आता हुआ देख रहे हैं। अजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। well, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉन्ड स्ट्रीट और आपको बता दें कि जून में जिस तरह की उठापटक थी, जुलाई की शुरुआत काफ़ी स्टेडी नोट पर हुई है। जुलाई में हमने यहाँ पर बॉन्ड यील्ड्स में एक स्टेबिलिटी आते हुए देखी है, जो कि जून में ज़ोरदार गिरावट देखने को मिली थी। डॉलर इंडेक्स की जिस तरह की मजबूती है, 14 महीने के हाइस पर कारोबार है, 101 के ऊपर होल्ड कर रहा है, उसका भी हल्का सा प्रेशर यहाँ पर बाजार लगातार बनते हुए देखेंगे। साथ ही साथ एफपीआई का जो डेट निवेश है वो थोड़ा सा धीमा पड़ सकता है। जून में रिकॉर्ड नंबर्स बनाने के बाद
और जून तिमाही में जहां तक कच्चे तेल की बात है हमने 38% की गिरावट आते हुए देखी थी। वो बाजार को लगता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में उस तरह की गिरावट नहीं आएगी, प्राइसेस में स्टेबिलिटी आएगी। इफ एनीथिंग हल्की सी तेजी आ सकती है, लेकिन एज ऑफ नाउ कच्चे तेल की गिरावट का भी पूरा फायदा यहां पर बाजार बेक इन कर चुके हैं। सो मच सो कि बाजार को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आरबीआई अगस्त तो क्या अक्टूबर में भी शायद यहां पर इंटरेस्ट रेट्स दैट इज नहीं बढ़ाएगी। जून में मॉनसून जिस तरह का रहा उस पर भी बाजार का इंपैक्ट रहेगा। सामान्य से 40% हमने मॉनसून को जून में कम होता हुआ देखा है। जुलाई में एज ऑफ नाउ आईएमडी का कहना है कि ये 94% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज रह सकता है और अगर 10-12% की बारिश कम होती है नॉर्मल से पूरे सीजन में तो मार्केट्स, चाहे वो जीडीपी है, रेट्स है, इन्फ्लेशन है, उसमें बहुत बड़ा चेंज होता हुआ नहीं देखेगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा होती है तो मार्केट्स उसको यहाँ पर रीलुक करना चाहेंगे, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ एग्रीकल्चर, इन्फ्लेशन और जीडीपी पर होगा लेकिन ओवरऑल रूरल इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर बाजार इन फोकस रखेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्राइवेट बॉन्ड इशुएंसेस आज और कल के बाजार में किस तरह के हैं। नाबार्ड से शुरुआत कर लेते हैं। 80 बिलियन यहाँ पर ये रेज करना चाहते हैं और इसकी बिडिंग कल है। नाबार्ड के अलावा बाकी सारी कंपनीज की बिडिंग आज ही के लिए है। सम्मान कैपिटल 10 बिलियन के लिए यहाँ पर मार्केट्स में है और 2027 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ रकम जुटाना चाहते हैं। पूनावाला कॉर्प 7.5 बिलियन के लिए मार्केट्स में है 2028 की मैच्योरिटी के बॉन्ड्स के साथ। एक्सिस फाइनेंस 6 बिलियन रेज करना चाहते हैं 2029 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ। वास्तु फिनसर्व 1.95 बिलियन है, ये 3 बॉन्ड्स लेकर आ रहे हैं। और मुथूट फिनकॉर्प भी मार्केट्स में है, आज 1 बिलियन जुटाना चाहते हैं। बिडिंग आज है और 2031 की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स के साथ ये आज बाजार में उतरे हैं। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.